फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल GSV हब पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है EPFO, उसका जो सिलेबस है वो एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री डिमांड कर रहा है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पहले, उसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पर स्विच करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी और जियोग्राफी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहले यूरोपियन इन्वेजन, यूरोपियन आक्रमण, जिन्होंने 450 ईयर्स तक रूल किया इंडिया में, 450 साल। प्रिंस हेनरी कमीशन्ड अ वॉयज टू डिस्कवर अ सी रूट. As a result, Vasco da Gama came to India from Europe via Cape of Good Hope. प्रिंस हेनरी ने कार्यभार सौंपा वास्को डा गामा को समुद्री यात्रा के लिए, जो कि यूरोप से केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया आए। कुछ तथ्य जान लेते हैं वास्को डा गामा के बारे में। वास्को डा गामा अराइव्ड एट कैलिकट, प्रेजेंट डे Kozhikode, located on the southwest of India on 20th May 1498 AD. He was welcomed by Prince Zamarin. वास्को डा गामा पहली बार जब कैलिकट आए तो वो 20 मई 1498 को आए। उनका स्वागत किया गया प्रिंस ज़ामोरिन के द्वारा, जो कि उस टाइम पे पूरे कोस्टल एरियाज़ के राजा थे। इब्न माजिद, who was an Arabian navigator, helped Vasco da Gama from African coast to reach Malabar coast. He was also known as the Lion of the Sea and the Shooting Star. इब्न माजिद, जो कि अरब के नाविक थे, उन्होंने वास्को डा गामा को हेल्प किया अफ्रीकन कोस्ट से मालाबार कोस्ट पहुंचने में। इनको लायन ऑफ द सी और द शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता था। वास्को डा गामा ने 3 बार भारत का दौरा किया। 1498 में जब वो व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से आए, टू स्टार्ट अ ट्रेड। 1502 सेटअप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कैनानौर, उन्होंने कैनानौर में एक फैक्ट्री स्थापित की। 1524 ये इनकी लास्ट विजिट थी। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट, पोर्तुगल किंग जेम्स III मेड हिम अ वाइसरॉय। लेटर ऑन ही डाइड ड्यू टू इलनेस। फ्रेंड्स, 1524 में जब ये भारत आए तो पुर्तगाली किंग जेम्स III ने इन्हें वाइसरॉय बनाया। उसके बाद उनकी यही मृत्यु हो गई, बीमार होने की वजह से। बाय डिफीटिंग किंग ज़ामोरिन, द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर। किंग ज़ामोरिन वही है जिन्होंने वास्को डा गामा का स्वागत किया था। बाद में इन्हीं को हराकर पोर्तुगीज़ ने अपना एम्पायर स्थापित किया। इसके बाद आए फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। 1505 फ्रांसिस्को डे अल्मेडा was appointed the first governor in India and the viceroy by King Manuel I. किंग मैनुअल I के द्वारा इन्हें फर्स्ट गवर्नर घोषित किया गया भारत का, और वाइसरॉय भी। फ्रांसिस्को introduced the blue water policy with the intention to become sole trader in Arabian Sea and the Indian Ocean. इन्होंने ही एक पॉलिसी स्टार्ट की, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये फ्रेंड्स पॉलिसी थी एक उद्देश्य से, जो कि एकमात्र, हम इसे मोनोपोली भी कह सकते हैं, जो कि वो चाहते थे कि सिर्फ पुर्तगाल या पुर्तगाली ही, उनका ही ट्रेड रहे, उनका ही व्यापार रहे पूरे अरेबियन सी और इंडियन ओशन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। कुछ तथ्य जान लेते हैं इनके। 1509 अल्फोंसो बिकेम द सेकंड गवर्नर आफ्टर फ्रांसिस्को। ये सेकंड गवर्नर थे फ्रांसिस्को के बाद। 1510 he captured Goa from the Sultan of Bijapur with the help of Timaya on behalf of Hindu Vijayanagara Empire.
1510 में इन्होंने गोवा पर आधिपत्य जमाया, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर के अधीन था। इनकी हेल्प की थी तिमैया, जो कि विजयनगर एम्पायर के बिहाफ पर इनको सपोर्ट कर रहे थे। गोवा वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। गोवा हेडक्वार्टर था, जो भी पोर्तुगीज सेटलमेंट्स जो एक्टिविटी मैनेज कर रहे थे पुर्तगाल से। In 1511, he established mint, an industry which manufactures coins used as a currency. Another mint was established at Malacca. फ्रेंड्स, ये जो मिंट होता है एक्चुअली बेसिकली ये इंडस्ट्री है जो कि कॉइन्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉइन्स बनाती है, जो कि उस टाइम पे एज अ करेंसी, एज अ मुद्रा के तौर पे यूज़ की जाती थी पोर्तुगीज़ के द्वारा। इन्होंने ही एक और मिंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की इंडिया के बाद, मलक्का में। 1612 में पोर्तुगीज़ लॉस सूरत में जो फ्रेंड्स इनका रूल चल रहा था पुर्तगालियों का 1612 में, ये इन्होंने खो दिया। बात करते हैं 1613 में, 1613 मुगल्स रिकैप्चर्ड हुगली फ्रॉम देम। 1613 में मुगल्स ने हुगली भी इनसे वापस हथिया लिया। 1661 1661 King of Portugal gave Bombay as dowry to Charles II of England when he married to Catherine Braganza। 1661 में पुर्तगाल के किंग ने चार्ल्स II, जो कि इंग्लैंड के प्रिंस थे, इनको बॉम्बे दहेज के तौर पे दिया कैथरीन ब्रेगांजा से विवाह करने के लिए। Francisco Xavier, a famous saint, came to India in the period of Martin de Souza to spread Christianity in India and Asia. He converted the fishermen tribe, Paravas and Mukuwas into Christianity. Friends, फ्रांसिस्को जेवियर एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध संत थे, सेंट थे, जो कि इंडिया आए थे मार्टिन डिसूजा के टाइम पे। ये एग्जैक्टली वास्को ड गामा की जो लास्ट विजिट थी 1524 अराउंड, तब ये इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया और एशिया में। इन्होंने जो मछुआरे, जो उनकी जो फिशरमैन जो ट्राइब थी, पारावर्स और मुकुवास के नाम से जो जाने जाते थे, इनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम जो स्टार्टेड अराउंड 1502, 1502 में ये स्टार्ट हुआ। फॉर ऑल द शिप्स पासिंग थ्रू द पोर्तुगीज टेरिटरीज वर फोर्स्ड टू बाई परमिट्स और पासिस, अदरवाइज शिप्स वर कैप्चर्ड। इट वॉज कंटिन्यूड टिल 1715। फ्रेंड्स, कार्टेज सिस्टम एक्चुअली में क्या था कि ये स्टार्ट हुआ 1502 में, 1502 में। ये था शिप्स के लिए, जो भी उस टाइम पे इंडिया में जो भी इनका रूल चल रहा था कोस्टल एरियाज़ में, मालाबार कोस्ट हो गया या कोरोमंडल कोस्ट हो गया, पोर्तुगीज़ की जो टेरिटरीज थी, तो जो भी शिप्स वहाँ से गुजरती थी, पास होती थी, तो उनको कुछ परमिट लेना होता था या तो पास लेना होता था वहाँ से गुजरने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनके शिप्स को कैप्चर कर लिया जाता था। ये फ्रेंड्स चला 1750 तक, उसके बाद ये डिमोलिश हो गया। – 1961 में जो कि लास्ट गवर्नर थे वसालो ई सिल्वा, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर टू इंडियन आर्मी। हमारे ग्रेट इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने एक एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इन्होंने एक साइन किया, जो कि एक फाइनल पीरियड था
पोर्तुगीज़ का इंडिया में, और इसी के साथ डिक्लाइन जो हो गया पोर्तुगीज़ का 1961। फ्रेंड्स, पोर्तुगीज़ के बाद में आए डच। इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। 1602 डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के नाम से भी इसको जानते थे। वेरी निकडे Ostindische Company was formed by the permission of the Dutch government to trade in the East Indies, including India. This company was existed for almost 200 years. 1602 में डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई डच गवर्नमेंट के परमिशन से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडीज़ में और भारत में। इन्होंने लगभग 200 साल यहाँ पे रूल किया। इनको फ्रेंड्स VOC के भी नाम से जाने जाते थे। रियल फाउंडर जो थे इसके, रियल फाउंडर ऑफ डच कंपनी इज़ पॉपुलरली नोन एज जैन ह्यूगन्स वेस्टचैटन। कुछ जान लेते हैं डच सेटलमेंट के बारे में। डच सेटलमेंट इन इंडिया, Malabar coast, only part belonging to Dutch was Vangoria to the north of Goa. Vangoria ही इनके पास बचा हुआ, या कह सकते हैं इनके पास था। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा लड़ी गई, जो कि डच और इंग्लिश के बीच में थी। ईस्ट इंडिया कह सकते हैं। इसमें डच हार गए थे। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, 1605 एडमिरल वैन डे हैगन opened up trade with the coast and set up a permanent factory at मसूलीपट्टनम। 1605 में एडमिरल वैन डे हैगन ने एक ट्रेड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ओपन किया, सेटअप किया कह सकते हैं। 1610 another factory was founded at देवनमपट्टनम और फोर्ट सेंट डेविड। Upon negotiating with King of Chandragiri, the Dutch found another factory at Pulicat named Fort Geldria. Since 1610 में इन्होंने कुछ जो कि हम कह सकते हैं फोर्ट इनको मिला फैक्ट्री के लिए और ट्रेड करने के लिए, जो कि एक देवनमपट्टनम में था, जहाँ पे हम कह सकते हैं इनको एक फोर्ट दिया गया जो फोर्ट सेंट डेविड के नाम से था। ये नेगोशिएट करने पर दिया गया था। चंद्रगिरी के जो राजा थे उस टाइम पर, उन्होंने उनकी परमिशन से इनको ये मिला। और इसके साथ ही एक दूसरी फैक्ट्री पुलिकत में डच ने ओपन की, फोर्ट गेल्ड्रिया के नाम से। अब इनका हम कुछ एक्सपोर्ट देख लेते हैं, निर्यात जो कि डच करते थे। द क्रेडिट फॉर टेक्सटाइल गोज़ टू डच। जो भी फ्रेंड्स टेक्सटाइल है, जो टेक्सटाइल मगर आज हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो वो उसका क्रेडिट हम डच को दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम पे इंडिया में टेक्सटाइल का जो कल्चर स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट टेक्सटाइल्स वोवन क्लोथ्स वर द चीफ एक्सपोर्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। टेक्सटाइल के जो वोवन क्लोथ्स होते हैं वो एक इसके चीफ एक्सपोर्टर थे पूरे के पूरे कोरोमंडल कोस्ट में। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो पॉलीथीन को रिप्लेस किया हुआ है, जो कि हम देखें कि बैग्स जो हम कैरी करते हैं फॉर शॉपिंग एंड ऑल, स्पेशली जो लेडीज़ यूज़ करती हैं, वो जो बैग्स होती हैं वो वुमेन क्लॉथ की ही होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इंडिगो एंड सॉल्ट पेट्रे ओपियम।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वॉज कंज्यूम्ड इन जावा एंड चाइना विद ह्यूज प्रॉफिट। इन्होंने इंडिगो और सॉल्ट पेट्रे ओपियम को भी ह्यूजली इसको एक्सपोर्ट किया जावा और स्पेशली इन चाइना, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। अब कुछ देखते हैं इंपोर्ट जो कि डच आयात करते थे बाहर से। सैंडलवुड एंड पेपर फ्रॉम द आर्किपेलागो, कॉपर फ्रॉम जापान एंड टेक्सटाइल्स फ्रॉम चाइना वर इम्पोर्टेड। सैंडलवुड एंड पेपर ये डच आयात करवाते थे आर्किपेलागो से। कॉपर वो जापान से लेते थे और टेक्सटाइल्स अदर देन वोवन क्लोथ्स ये वो चाइना से लेते थे। इनका बंगाल में ट्रेड देखते हैं। ट्रेड फ्रॉम बंगाल। इन 1653 डच first established a factory at Pepli but soon abandoned it for Balasore, which was in turn neglected when a firm footing was obtained at Chinsura on the Hooghly. फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जब डच ने फर्स्ट फैक्ट्री जो पिपली में इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने बहुत जल्दी इसे छोड़ दिया था बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि इनको जो पिपली है और जो चिनसुरा है जो कि हुगली, ये इनको आसानी से मिल गया था, तो इसीलिए इनका फोकस बालासोर पे ज़्यादा था। इनके कुछ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जो उस टाइम पे इन्होंने किया था। द डच कंस्ट्रक्टेड फोर्ट गुस्तावस एट चिनसुरा हुगली एंड दे सेट अप फैक्ट्रीज एट कासिम बाज़ार एंड पटना। इन्होंने कुछ एक फोर्ट का गुस्तावस चिनसुरा में स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने कुछ फैक्ट्रीज भी स्थापित की कासिम बाज़ार एंड पटना में। इनका जो पतन हुआ, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इन यूरोप, एशियाटिक ट्रेड, करप्शन एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज बाय VOC पर्सनल्स। एंग्लो-डच वॉर was also one of the reason for end up VOC। फ्रेंड्स, जो कि इनकी जो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए, जो अदर इन्वेडर्स थे लाइक ब्रिटिशर्स हो गए, इससे ये काफ़ी डाइवर्ट हुए। उसके बाद इनकी पर्सनल ये प्रॉब्लम रही है कि करप्शन काफ़ी बढ़ गया था उस टाइम पे, ब्राइब ले लें, जो भी अगर हम कहें ऐसे, जो इंटरनल रिश्वत काफ़ी स्टार्ट हो गए थे इनके डिपार्टमेंट में, और ये प्रॉपरली अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद में जो एक मेन जो उसका रीज़न था इनका जो डिक्लाइन होने का, वो था एंग्लो डच वॉर। वैसे तो 4 एंग्लो डच वॉर हुए, बट जो लास्ट वन था वो काफ़ी इनके लिए डिज़ास्टर्स था। तो उसके बाद जो है VOC का एंड अप हो गया। इन 1799 VOC, Dutch United East India Company, was finally dissolved and Great Britain occupied most of the positions। 1799 में VOC फाइनली डिसॉल्व हो गई और ग्रेट ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए, अपने अधीन कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आपका फीडबैक वी आर बहुत वेलकम करते हैं हम उसका, मोस्ट वेलकम। अगर आप फीडबैक कुछ देना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे
हिंदी मीडियम के जो फ्रेंड्स हैं हमारे, जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट टाइम से हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे जो अपना मटेरियल है। तो वैसे तो ये वीडियो हमने जो प्रेजेंटेशन जो दी है वो इंग्लिश में थी, लेकिन बट एट द सेम टाइम उसका हिंदी में भी अनुवाद कर रहे थे। बट देन ऑल्सो अगर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो प्लीज़ लेट अस नो, विल इम्प्रूव इट। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए, एंड स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू, टेक केयर।